नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। मैनेजमेंट में एक टॉपिक होता है शैक्षिक प्रबंधन। आज उसको जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखना है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आज इस वीडियो में जो मिलने वाला है आपको वो बहुत ही शानदार होगा। और जो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर रहे हो, जैसे कि आप पीडीएफ को देखकर ही अंदाजा लगा रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बनने वाला है ये टॉपिक आज आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शैक्षिक प्रबंधन इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। जैसा कि ये जितना लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे सामने है कि औपचारिक रूप से प्रबंधन का विकास इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक रूप से जो प्रबंधन का विकास हुआ है वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से ही माना जाता है। सेकंड यहाँ पर पॉइंट है कि पीटर डकर है जो प्रबंधन के गुरु कहलाते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं हम, ताकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए तो आपको वो क्वेश्चन सही हो जाए, आपका वो क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता फेडरिक बिस्लो टेलर यानी कि FW टेलर को माना जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? FW टेलर को माना जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर आपके सामने है आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता किसे माना जाता है तो हेनरी फ्योल को माना जाता है। आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता हेनरी फ्योल को माना जाता है। अगला है भारत में प्रबंधन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रबंधन की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई थी और भारत में इसके जनक अरिंदम चौधरी को माना जाता है। भारत में इसके जनक किसे माना जाता है? अरिंदम चौधरी को माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीधा से कि भारत में प्रबंधन की शुरुआत कब हुई थी तो आपका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है तो अरिंदम चौधरी को माना जाता है। अरिंदम चौधरी यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा। अगली बात, यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में भविष्य उसकी कक्षाओं में निहित होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया था और कोठारी आयोग बना था 1964-66। तो 1964-66 के अनुसार भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निहित होता है। ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं और 7 पॉइंट में लिखा है प्रबंधन को किसी संगठन का मानक माना जाता है। तो प्रबंधन को क्या कहा जाता है? किसी भी संगठन का मानक कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रबंधन को किसी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रबंधन को किसी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। तो यानी संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रबंधन को कहा जाता है। संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? संगठन का मस्तिष्क होता है प्रबंधन। संगठन का मस्तिष्क कौन हो गया? प्रबंधन। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन हेतु 1923 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया था। तो जो अपने भारत में शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन के विकास हेतु एक आयोग गठन किया गया था, एक परिषद बनाई गई थी 1923। उसका क्या नाम था? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। अब बात करते हैं 10th पॉइंट की। वर्तमान में शैक्षिक प्रबंधन में आपदा प्रबंधन को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन को भी शैक्षिक प्रबंधन में शामिल कर लिया है, ये आधुनिक समय की बात है, ठीक है। 11 पॉइंट है स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा हेतु नियोजन का कार्य करने के लिए 1948 में ताराचंद समिति का गठन किया गया है। 1948 में ताराचंद समिति का गठन किया गया है। 12वां पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा 1975 तक राज्य सूची का विषय था। तो 1975 तक किस विषय में शामिल किया गया था? शिक्षा को राज्य सूची में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और उसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्टली आपसे कि शिक्षा को वर्तमान में किस विषय का यानी कि किस सूची का विषय माना है तो ये है
समवर्ती सूची का विषय माना है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय माना है और ये पहले किस में था, ये पहले राज्य सूची का विषय था। ठीक है, अगला पॉइंट है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्यालय का स्मारक प्लस किसे कहा जाता है, तो समय सारणी यानी कि टाइम टेबल को स्मारक प्लस कहा जाता है। टाइम टेबल को क्या कहा जाता है, जो टाइम टेबल बनाया जाता है उसको स्मारक प्लस कहा जाता है। विद्यालय का स्मारक प्लस किसे कहा जाता है, टाइम टेबल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का नाड़ी, विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, शिक्षक को विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। तो शिक्षक को विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो विद्यालय का मस्तिष्क होता है प्रधानाध्यापक। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, प्रधानाध्यापक को कहा जाता है। नेक्स्ट है 16वां और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये हिल कट के द्वारा कहा गया है कि प्रबंधन क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हिल कट के द्वारा कहा गया है। तो हिल कट ने क्या बोला है, प्रबंधन के क्षेत्र में कला विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू, ऐसी परिभाषा देने वाले कौन है, हिल कट है। एक ही सिक्के के शिक्षा कला विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने बोला, हिलकर्ट ने बोला है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है 17 पॉइंट, विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है प्रधानाध्यापक जी को। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, प्रधानाध्यापक जी को कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रबंधन, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांत। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के सिद्धांत कितने दिए हैं, तो 14 सिद्धांत दिए हैं। फ्रांस के उद्योगपति इंजीनियर हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट में 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो हेनरी फ्योल कहाँ के थे, ये थे फ्रांस के, और ये एक उद्योगपति थे और एक इंजीनियर थे। इन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 14 सिद्धांत, प्रबंधन के संबंध में 14 सिद्धांत दिए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता कहा जाता है। तो आधुनिक प्रबंधन के जन्मदाता किसे कहा जाता है, हेनरी फ्योल को कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए हैं, 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब 14 सिद्धांत कौन से हैं, आइए इनको देखते हैं एक एक करके। इन 14 सिद्धांतों को प्रशासन के सिद्धांत भी कहा जाता है और ये सिद्धांत निम्न है। ठीक है, तो ये सिद्धांत निम्न है। पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन, यानी कि जब भी हम पर को कार्य का विभाजन करने, ठीक है, तो पहला सिद्धांत ये बोलता है कि सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों में यानी छोटे छोटे कार्यों में बांट देना चाहिए। जब भी कार्य कराना हो अपन को किसी से, तो पहले तो उस कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। ठीक है, और प्रत्येक कार्य को योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दो, यानी कि प्रत्येक कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी। जैसे मान लीजिए अपने पास में एक कार्य है और इस कार्य के ऐसे टुकड़े कर दो और उसका योग्य व्यक्ति को अलग अलग कार्य सौंप दो। इससे क्या होगा, आपका कार्य सुव्यवस्थित और सही तरीके से और सही समय पर कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये है पहला हेनरी फ्योल का सिद्धांत। इस पहले सिद्धांत में क्या बोला है कि कार्य का विभाजन, यानी कि पहले सिद्धांत का नाम क्या है, कार्य का विभाजन, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उसे प्रत्येक योग्य व्यक्ति को सौंप दो। इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पहले सिद्धांत का नाम क्या है, कार्य का विभाजन, और इसे क्या कहा जाता है, विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व भी साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति को कोई भी कार्य सौंपा जाए तो उसका कार्य को पूरा करने के लिए उसके लिए उत्तरदायी दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उत्तरदायी दिया जाना चाहिए तो उसके अनुसार उनको अधिकार भी प्रदान करने चाहिए ताकि कार्य को सही तरीके से किया जा सके। थर्ड है अनुशासन। एक व्यक्ति एक संस्था की सफलता के लिए संस्था में अनुशासन से काम होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन के अनुसार काम करना चाहिए और अनुशासन में रहकर ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, तभी जाकर संस्था के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति होगी। ठीक है, तो तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। तीसरा सिद्धांत क्या है, अनुशासन है। ठीक है, तो तीसरा सिद्धांत क्या है, अनुशासन है। और चौथा सिद्धांत अपने पास में आ जाएगा, देखते हैं। चौथा सिद्धांत अपने हैं आदेश की एकता। आदेश की एकता, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है कि आदेश की एकता, यानी कि आदेश की एकता इस सिद्धांत में कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 अधिकारियों की सेवा में नहीं कार्य कर सकता है। ठीक है, तो 1 person कैन बी
कैन नॉट सर्व टू बॉस एट टाइम, ठीक है। तो एक समय में अगर कोई भी बहुत सारे अधिकारी उसको काम सौंपेंगे तो वो काम को डिले करता जाएगा और उसको लगेगा कि कार्य किसका कार्य पहले इंपॉर्टेंट होगा, किसका कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से जब भी अगर सही तरीके से कार्य कराना हो और सही तरीके, तो एक समय में एक ही अधिकारी का आदेश का पालन किया जा सकता है और एक ही समय में एक ही अधिकारी से काम मिलना चाहिए ताकि कार्य को सही समय पर सही उद्देश्य के साथ में पूरा किया जा सके। तो ये फोर्थ सिद्धांत है आदेश की एकता, यानी कि आदेश की एकता मतलब एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। थर्ड सिद्धांत है अपना पास, फिफ्थ सिद्धांत है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता यानी कि समान कार्य तथा उद्देश्य के लिए एक अधिकारी एवं एक ही योजना हो, यानी कि वन हेड वन प्लान हो, यानी कि निर्देश की एकता कहते हैं कि समान कार्य, एक ही समान कार्य उद्देश्य है तो एक अधिकारी को एक ही अधिकारी एवं एक ही योजना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है निर्देश की एकता। छठा सिद्धांत है व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामाजिक यानी कि सामान्य हितों को वरीयता देनी चाहिए, यानी कि अगर व्यक्तिगत हित की बात चल रही है तो व्यक्तिगत हित के स्थान पर किसको वरीयता देनी चाहिए, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य वरीयता देनी चाहिए। यानी कि अगर एक का लाभ हो रहा है और उससे हजारों को नुकसान हो रहा है तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, हजारों व्यक्तियों का काम सफल हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो उन हजारों व्यक्तियों को वरीयता देनी चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत हित स्थान पर सामान्य हित यानी कि सामाजिक हित को वरीयता देनी चाहिए, ये छठा सिद्धांत अपना कहता है। कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सातवां सिद्धांत कहता है पारिश्रमी, यानी कि कर्मचारी को उतनी पारिश्रमी मिलनी चाहिए जितना उसको काम किया करवाया जा रहा है, यानी कि कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के बदले उचित पारिश्रमिक प्रदान करना चाहिए, ठीक है, उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। आठवां सिद्धांत है केंद्रीकरण का सिद्धांत। संस्था के केंद्रीकरण का होना यानी कि विकेंद्रीकरण, इसका निर्धारण संस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी कि केंद्रीकरण करना है या विकेंद्रीकरण करना है, इसका संस्था के जो व्यापक हित हैं उनको ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। यानी कि केंद्रीकरण का मतलब है सभी समूह को एकत्रित करना, विकेंद्रीकरण का मतलब बांट देना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि संस्था का किसमें प्रॉफिट हो रहा है, किसमें लाभ हो रहा है, सामाजिक हित किसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसके अनुसार केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का विभाजन करना चाहिए। अगला है नौवां, यहाँ पर नौवां है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला को फ्यूल पूल भी कहा जाता है। सोपान श्रृंखला को फ्यूल पूल भी कहा जाता है। फ्यूल के अनुसार प्रत्येक संस्था में उच्च प्रबंधकों को लेकर निम्न प्रबंधकों के कर्मचारियों के मध्य एक श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि उच्च अधिकारी है और नीचे अधिकारी है, इसके बीच में एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए ताकि कार्य को व्यवस्थित रूप से किया जा सके, संस्था के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो ये है श्रृंखला सोपान, यानी कि श्रृंखला सोपान को फ्यूल पूल भी कहा जाता है। अगला है अपने पास में व्यवस्था। अगला है व्यवस्था। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में सामग्री, उपक्रम और कर्मचारी आदि के सभी की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अगला है समता। 11वां सिद्धांत अपना कहता है, 11वां सिद्धांत कहता है समता, यानी कि समानता, यानी कि सभी कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं तो उनकी न्याय और उदारता की व्यवहार है वो होना चाहिए, यानी कि समानता होनी चाहिए। प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी में समानता होनी चाहिए, न्याय और उदारता का व्यवहार होना चाहिए, उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, इसका ये मतलब सीधा सा होता है, ठीक है। अगला सिद्धांत है 12वां कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व यानी कि संस्था की सफलता के लिए कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। कर्मचारियों को कहीं बार परिवर्तन यानी कि बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ना ही जल्दी से सेवा में हटाना चाहिए। यानी कि एक कर्मचारी को अगर उचित यानी कि स्थायित्व बनाए तभी तो वो कार्य को समझ पाएगा, और कार्य को समझ पाएगा तभी तो वो कार्य को सही तरीके से कर पाएगा। यानी कि अगर आपको कर्मचारियों में स्थायित्व बनाना है तो प्रत्येक कार्य को जल्दी से हटाना नहीं चाहिए, सेवा में जल्दी से जल्दी हटाना नहीं चाहिए, उसको थोड़े समय में टाइम देना चाहिए, उसको करने का मौका देना चाहिए, उसको एक बेहतर अपने कार्य को समझकर अच्छे तरीके से करने में टाइम लगता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सेवा में जब तक समझ नहीं पाएगा वो कार्य को बिगाड़ता रहेगा, ठीक है। और जल्दी से अगर आप
कर्मचारियों को में परिवर्तन करते रहेंगे या फिर अनेक प्रकार के कार्य अलग अलग समय पर अनेक अनेक प्रकार के कार्य देंगे तो वो कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्यों में और जो उनका टाइम है उनमें स्थायित्व बनानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक कार्य एक समय में दिया, फिर दूसरा कार्य दे दिया, तीसरा कार्य दे दिया, मतलब एक ही कार्य को विभिन्न प्रकार से या फिर जल्दी से जल्दी कर्मचारियों को हटा रहे हैं तो वो कार्य को समझ ही नहीं पाएगा और वो कार्य को बिगाड़ देगा। इसलिए स्थायित्वता जरूरी है, स्थायित्वता जरूरी है, यानी कि स्टेबिलिटी बिल्कुल जरूरी हो जाती है। ठीक है, अगला है पहल, यानी कि पहल का आज से कर्मचारियों की विशेष किसी योजना को प्रस्तावित करने और उसे क्रियान्वित करने में स्वतंत्रता है। ठीक है, यदि कर्मचारी में संस्था में हित में अच्छा सुझाव दे रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब पहल का मतलब ये हो गया है, अगर कोई कर्मचारी संस्था के प्रति कोई पहल कर रहा है या क्रियान्वित कर रहा है या फिर कोई न कोई प्लान बता रहा है, ठीक है, और वो संस्था के हित में है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि निरुत्साहित। ठीक है, कह देते हैं बहुत सारी बार क्या होता है कि कर्मचारी एक अच्छा सुझाव लेकर आता है लेकिन उसका बॉस उसे डांट देता है। ठीक है, डांटने के बाद क्या होगा कि वो आने वाले समय में कभी भी ऐसा नहीं करेगा, जिससे क्या होगा वो निरुत्साहित होगा और संस्था को होने वाला लाभ है वो कभी न कभी ऐसी परिस्थिति में हो जाता है कि एक अच्छा सुझाव संस्था के लाभों को बढ़ा सकता है, संस्था के उद्देश्यों को पूर्ति में सहायता कर सकता है। वो अगर उसे निरुत्साहित करेगा तो कर्मचारी कभी भी आने वाले समय में उनको कोई भी सुझाव नहीं देगा। ठीक है, तो ये पहल की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि पहल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 13वां सिद्धांत है। 14वां सिद्धांत है सहयोग की भावना। प्रबंधन का यह सिद्धांत संगठन की शक्ति है, यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, इस पर बल देता है। ठीक है, सहयोग की भावना यानी कि सहयोग के साथ में कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन के कार्यों यानी कि हेनरी फ्यूल ने प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, इन्होंने प्रबंधन के कार्य को PO CCC में बांटा है, यानी कि P का मतलब होता है प्लानिंग, P का मतलब क्या हो जाएगा प्लानिंग, O का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब हो जाएगा कमांड और C का मतलब हो जाएगा कंट्रोल और C का मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये किसने बताया है? हेनरी फ्यूल ने प्रबंधन के कार्य बताए हैं। ठीक है, हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य हैं? 5 कार्य हैं जो POCCC में बांटे हैं। ठीक है, POCCC में बांटे हैं। तो ये याद रखना है। प्लानिंग का मतलब नियोजन करना है, फिर संगठन बनाना है, निर्देशित करना है, नियंत्रण करना है और समन्वय करना है। ये हेनरी फ्यूल के अनुसार 5 कार्य बताए गए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं आगे। लूथर गुलिक और उर्विक ने प्रबंधन के कार्यों को पोस्ट कार्य में बांटा है। ठीक है, पोस्ट कार्य में और 7 कार्यों में बांटा है। ठीक है, तो प्रबंधन के इन कार्यों का वर्णन लूथर गुलिक ने अपने 1937 में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक पुस्तक लिखी उन्होंने, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में पोस्ट कार्य का उल्लेख किया है लूथर गुलिक ने और 7 कार्यों में बांटा है। अब ये 7 कार्य कौन से हैं? आइए देखते हैं, इन 7 कार्यों को देखते हैं इन्होंने पोस्ट कार्य को किस तरह से बांटा है। ठीक है, ये पोस्ट कार्य का है POSD यानी कि P से मतलब हो जाएगा प्लानिंग, यानी कि नियोजन करो सबसे पहले। ठीक है, नियोजन के बाद यानी कि प्लानिंग बनाओ सबसे पहले, प्रबंधन के उद्देश्य का निर्धारण करो सबसे पहले, यानी कि प्लानिंग करो किस तरह से कार्य करना है। दूसरा है ओ का मतलब होता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठित करो। ठीक है, फिर एस का मतलब होता है स्टाफिंग, यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति करना चाहिए। डी का मतलब होता है डायरेक्शन, अब उनको कार्य करने के निर्देश दो। ठीक है, कार्य करने के क्या दो? निर्देश दो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, अब उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद कार्य को करे प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट। अब कार्य कंप्लीट होगा तो रिपोर्टिंग पेश करेंगे। ठीक है, और उनका फिर बजटिंग निर्माण करेंगे, यानी कि बजट निर्माण करेंगे। बजटिंग यानी कि प्रबंधन का बजट बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रबंधन के कार्यों को हमने कितने भागों में बांटा है? 7 कार्यों में बांटा है। ठीक है, ये किसने बांटा है? लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कार्यों को 7 भागों में बांटा गया है। POSD CORB यानी कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग संगठन, एस का मतलब स्टाफिंग,
डी का मतलब डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बजटिंग यानी कि बजट निर्माण करना। तो ये हमने देखे प्रबंधन यानी कि मैनेज शैक्षणिक प्रबंधन के बारे में। और जाहिर है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।